साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम बीपीएससी मेंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस क्लास में हम संथाल विद्रोह पर डिस्कस करेंगे। ये सभी क्लासेस 70 बीपीएससी मेंस डेडिकेटेड इवोक आईएएस की संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। जो बच्चे 70 बीपीएससी मेंस या आगामी 71 बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच से जुड़ने पर आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा जो भी क्लासेज आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, इन सभी क्लासेस पर आपको अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं। पिछले वर्षों में इन टॉपिकों से जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं या आगामी वर्षों में जो भी संभावित प्रश्न इन टॉपिकों से हो सकते हैं, उन सभी पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी करवाई जाती है। इस बैच से जुड़ने का जो प्रोसेस है, हमारा नंबर है 6306473800। ये पेमेंट नंबर है। इस नंबर पर आप एक नॉमिनल फीस केवल जो 499 है इस बैच की, पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसीविंग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे अपना नाम मेंशन करते हुए, तो आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए बिना देर किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इवोक आईएएस के द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक के सभी डायमेंशन को कवर किया जाता है, ताकि प्रश्न आपसे चाहे लॉन्ग पूछा जाए या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार आप उन प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से लिखने की स्थिति में हो। संथाल विद्रोह में हम किन डायमेंशन को कवर करेंगे, एक बार इसको संक्षेप में देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमारी क्लास होती है, तो सबसे पहले इस टॉपिक की क्या भूमिका हो सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। संथाल विद्रोह का क्या उद्देश्य था, संथाल विद्रोह के कारणों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में थी, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, तो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में संथाल विद्रोह को देखेंगे। संथाल विद्रोह के क्या परिणाम थे, क्या इसका प्रभाव था, संथाल विद्रोह के महत्व को जानेंगे। संथाल विद्रोह अन्य विद्रोहों से कैसे भिन्न था, इस बात को भी हम यहाँ समझेंगे। और फिर अंत में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष देखेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ जाइए ताकि आपको इन सभी क्लासेस का एक्सेस मिलता रहे। इस टॉपिक से पिछले वर्षों में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। ये 63rd बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। संथाल विद्रोह के कारणों का विवरण दीजिए, इसके क्या प्रभाव हुए। बिहार में संथाल विद्रोह के कारण और परिणामों की विवेचना करना था। संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। ये 43वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस तरीके से संथाल बीपीएससी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अधिकतर इसके कारण परिणामों से क्वेश्चन आए हैं, और एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में आपको संथाल विद्रोह की विवेचना करना था। अब आगामी एग्जामों में किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से, जो नए प्रश्न बन सकते हैं, एक तो इसके महत्व को लेकर, या जो एक नया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है महत्वपूर्ण, संथाल विद्रोह अन्य विद्रोहों से कैसे भिन्न था। तो इन सभी डायमेंशन को अब हम एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक की भूमिका देखते हैं। भारत में विद्रोह एवं आंदोलनों का इतिहास ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह भी इन्हीं विद्रोहों में से एक था। संथाल विद्रोह को हम संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं, जो 1855 में स्टार्ट होता है और 1856 तक चलता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध ये पहला व्यापक सशस्त्र विद्रोह था। जमींदारों, साहूकारों व महाजनों के शोषण के विरुद्ध सिद्धू, कन्नू, चांद भैरव, जो सहोदर भाई थे, इनके नेतृत्व में 30 जून 1855 को संथालों ने विद्रोह किया था। ये आप मैप बना देंगे, जो संथाल क्षेत्र है, जिसे हम दामन ए कोह नाम से भी जानते हैं। इस संथाल क्षेत्र में भागलपुर, मानभूम, राजमहल की पहाड़ियां शामिल होती हैं। संथालों के द्वारा जमींदार, साहूकार और महाजनों के विरुद्ध क्यों विद्रोह किया जाता है, इसके पीछे के कारण क्या थे, इसकी एक पृष्ठभूमि हम समझने की कोशिश करते हैं। संथाल बेसिकली छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करते थे। छोटा नागपुर, जो वर्तमान में आप झारखंड में देखेंगे, छोटा नागपुर के दक्षिणी क्षेत्र में ये निवास करते थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था, आप जानते हैं, लागू की जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था लागू की जाती है। इस जमींदारी व्यवस्था में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। तो छोटा नागपुर पठार भी इस जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र जहां संथाल रहते थे, छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी क्षेत्र में, अब ये भूमि जमींदारों को दे दी जाती है। जमींदारों को जब ये भूमि दे दी जाती है तो संथाल इसका विरोध तो करते हैं, लेकिन विद्रोह नहीं करते हैं। अब
संथाल इस छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी क्षेत्र से निकलकर राजमहल की पहाड़ियों में जाकर बस जाते हैं और अंग्रेजों द्वारा भी यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है कि अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। संथालों द्वारा कठिन परिश्रम किया जाता है और इस पहाड़ी भूमि को भी उपजाऊ बनाया जाता है। भूमि को उपजाऊ बनाकर यहाँ पर ये कृषि करते हैं, अनाज उगाते हैं। जब ये भूमि अनाज उगाने लगती है तो जमींदार इस भूमि पर अपना फिर से दावा करते हैं और संथालों से इस भूमि को छीन लेते हैं। न केवल उनकी भूमियों को छीनते हैं बल्कि इस भूमि पर वे उच्च लगान भी निर्धारित करते हैं, जिसके कारण संथाल ऊंची लगानों को देने के लिए साहूकारों महाजनों से ऋण लेते हैं। तो एक तरफ इनकी भूमियों को भी छीन लिया गया और दूसरी तरफ उन पर उच्च कर लगाकर इन्हें ऋण जाल में भी फंसाया गया। अब संथालों के लिए अपनी जीविका, अपने जीवन को बचाने के लिए केवल एक ही विकल्प बचा था, विद्रोह किया जाए। भगनीडीह नामक स्थान पर 30 जून 1855 को सिद्धू कन्नू के नेतृत्व में एक सभा बुलाई जाती है और संथाल विद्रोह का ऐलान किया जाता है। संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या होता है? दिकवो यानी बाहरी लोगों को भगाना। ब्रिटिश प्रशासन की जो नीतियां थी, जमींदारी व्यवस्था और जो अन्य नीतियां थी, उनके तहत इन आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों को प्रवेश दिया गया। इन बाहरी लोगों के प्रवेश के कारण ही आदिवासी लोगों की जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था थी वो भी चरमराने लगी और इन बाहरी लोगों के द्वारा उनकी जमीनों को छीना गया, उन पर भारी कर लगाया गया, ऋण देकर उनको ऋण जाल में फंसाया गया। तो संथालों का पहला उद्देश्य था कि इन बाहरी लोगों को इन क्षेत्र से भगाना है। इन बाहरी लोगों को जनजातीय लोग, संथाल लोग क्या कहते थे? दीकू कहते थे। तो दीकुओं को भगाना था इनका उद्देश्य। संथाल क्षेत्र में ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना और जो अपने पारंपरिक कानून और प्रथाएं हैं उनके आधार पर शासन स्थापित करना। और इस स्वशासन को संथाल अपनी भाषा में क्या कहते थे? अबुआ राज। अबुआ राज को स्थापित करना उद्देश्य था। न्याय व धर्म का अपना राज यानी अबुआ राज स्थापित करना, अर्थात अपने पारंपरिक कानूनों और प्रथाओं के आधार पर अपना शासन स्थापित करना। तो ये संथाल विद्रोह के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। अब हम संथाल विद्रोह के कारणों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। संथाल विद्रोह होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार थे, जिसमें आर्थिक कारण था, सामाजिक व धार्मिक कारण था, राजनीतिक प्रशासनिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार थे और तत्कालिक कारण को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के अनेक सशस्त्र संघर्ष जनजातियों के साथ हुए थे। तो ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा भारत के क्षेत्र में नियंत्रण करने के लिए एक तो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद कई सारे युद्ध होते हैं और उन युद्धों में जनजातियों के संघर्ष भी शामिल होते हैं। इन संघर्षों में संथालों का संघर्ष अद्वितीय था। संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित कारण जिम्मेदार थे। सबसे पहला कारण देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा देश के लगभग 19% हिस्से, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे, लागू किया गया और संथालों की जमीन छीनकर जमींदारों को मालिकाना हक दिया गया। तो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया जाता है। जमींदारी व्यवस्था ये भारत के लगभग 19% हिस्से में लागू की जाती है, जिसमें बिहार का क्षेत्र भी शामिल होता है, यानी जहां पर संथाल रह रहे होते हैं। संथालों की अब जमीन छीनकर इस जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को इन संथाल भूमियों का मालिकाना हक दिया जाता है। कर की राशि भी सामान्य दर से 3 गुना बढ़ा दी जाती है। संथाल जब कृषि कर नहीं चुका पाते थे तो साहूकारों से ऋण लेते थे और फिर निश्चित समय पर ऋण न जमा करने के कारण उनकी जमीन साहूकारों और जमींदारों द्वारा छीन ली जाती थी। तो जमींदारी व्यवस्था के तहत संथालों की भूमियों को जमींदारों को दे दिया जाता था। न केवल जमींदारों को इनकी भूमियों को दिया गया, इसके अलावा इन भूमियों पर भारी कर लगाया गया। जब इन करों को संथालों के द्वारा नहीं चुका पाया जाता था तो फिर इनकी भूमियों को नीलामी के द्वारा जमींदारों और साहूकारों को दे दिया जाता था। नए वन कानूनों के द्वारा जनजातियों को वन जाने से प्रतिबंधित कर दिया। अब जानते हैं जनजातियों का पूरा जीवन ही जंगल पर डिपेंड होता है। जंगल में वे शिकार करते हैं, जंगल से लकड़ियां लाते हैं, वहां पशु चराते हैं, कृषि करते हैं। ये सारी चीजें जंगल पर ही निर्भर होती हैं, उनका पूरा जीवन ही जंगल पर निर्भर होता है। नए कानूनों के द्वारा जनजातियों को जंगल जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जबकि उनका पूरा जीवन जंगल पर ही निर्भर था। अब ऐसे में इन जनजातियों के पास या संथालों के पास एक ही विकल्प था, विद्रोह किया जाए, अपनी भूमि को वापस लिया जाए, जंगल पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर अपने जीवन को फिर से बचाया जाए, अपने जीवन की फिर से रक्षा की जाए। जबरन श्रम व बेगारी भीन से कराई गई। भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल बिछाने के कार्यों में संथालों से बेगारी करवाई गई। यानी इस दौरान देखते हैं भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल लाइन बिछाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा और इस रेल
लाइन जब बिछाई जाती है तो संथालों से जो है बेगारी करवाई जाती है, यानी जबरन इनसे श्रम किया जाता है और श्रम के बदले इनको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में अब संथाल क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। ये आर्थिक कारण हो गए। आर्थिक कारणों में हमने 3 पॉइंट यहाँ डिस्कस कर दिए। एक तो कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत इनकी भूमियों को जमींदारों को दिया गया, ऊंचे कर लगाकर इनकी भूमियों को छीना गया। दूसरा हमने आर्थिक कारणों में बता दिया, नए वन कानून के द्वारा जनजातियों को वन जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तीसरा हमने आर्थिक कारणों में बता दिया, जबरन श्रम व बेगारी। भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल लाइन बिछाने के कार्यों में संथालों से बेगारी करवाई गई थी। सामाजिक व धार्मिक कारणों में अब हम देखते हैं। सामाजिक धार्मिक कारणों में जो सबसे मेन रीजन था वो था चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। ब्रिटिश हुकूमत ने विभिन्न कानून बनाकर संथालों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप किया, जैसे पशु बलि पर रोक लगाया। संथालों के क्षेत्र में बाहरी लोगों के आने से इनके समाज की परंपरागत संरचना नष्ट हो गई। चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का जबरन प्रयास किया गया। और जानते हैं, जब किसी व्यक्ति के धर्म में कोई दखलंदाजी करता है तो विद्रोह होना स्वाभाविक हो जाता है। सामाजिक धार्मिक कारणों में आप इन पॉइंटों को बता देंगे कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कई तरीके के कानून बनाकर जनजातियों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया। जैसे कई तरीके के कानून लाए गए जिसमें पशु बलि पर रोक लगा दिया गया। तो जनजातियों में इस तरीके के परंपरागत नियम चलते रहते हैं। जब इनके परंपरागत नियम, रूढ़िवादी नियमों पर आप कुठाराघात करेंगे तो विद्रोह करना उनका स्वाभाविक हो जाता है। दूसरी चीज, संथालों के द्वारा बाहरी लोगों को प्रवेश दिया गया। जब बाहरी लोग इन आदिवासी क्षेत्रों में आए तो उनकी सामाजिक संरचना में हस्तक्षेप हुआ। चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को प्रवेश कराया गया। ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। तो ये सभी कारण सामाजिक धार्मिक कारण हो जाते हैं विद्रोह के पीछे। अब हम देखते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा था। पुरहा पंचायत के द्वारा संथाल क्षेत्र पर उनके प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था, किंतु अंग्रेजों ने उनकी परंपरागत संस्था को समाप्त कर अंग्रेजी शासन लागू किया। राजनीतिक प्रशासक कारणों में आप क्या लिखेंगे कि संथालों की अपनी राजनीतिक संरचना थी, जिसके माध्यम से वे संथाल क्षेत्र पर स्वशासन करते थे। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उनकी जो परंपरागत राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना थी उसको नष्ट किया गया और वहां पर ब्रिटिश शासन लागू किया गया। उस समय के समाचार पत्र कोलकाता रिव्यू ने भी एक टिप्पणी की थी। कोलकाता रिव्यू के अनुसार स्थानीय जमींदार, महाजन, पुलिस की तिकड़ी ने संथालों पर बेवजह जुल्म किया और उनके जल, जंगल और जमीन पर कब्जा कर लिया। तो ये आप बताएंगे राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में कि संथालों की अपनी स्वयं की राजनीतिक प्रशासनिक संरचना थी, जिसके माध्यम से वे संथाल क्षेत्र पर स्वशासन करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी राजनीतिक प्रशासनिक संरचना को नष्ट कर दिया और अंग्रेजी शासन की नीतियों को लागू किया। अंग्रेजी शासन की नीतियों के तहत जमींदार, महाजन और पुलिस अधिकारी, इन 3 तिकड़ियों ने संथालों पर बेवजह जुल्म किया, उनका शोषण किया और उनके जल, जंगल, जमीन पर कब्जा कर लिया। इस बात को समाचार पत्र कोलकाता रिव्यू ने कवर भी किया था। इसके अलावा पुलिस का भ्रष्टाचार, अंग्रेजी अदालतों में सही न्याय न मिलने के कारण भी संथाल आक्रोशित हुए। यानी संथालों का जब शोषण किया जा रहा था तो संथाल अब अपनी अंतिम आस लेकर न्याय व्यवस्था के पास गए, लेकिन अंग्रेजी अदालतों ने भी पक्षतापूर्ण न्याय किया, संथालों को सही न्याय नहीं दिया। अंग्रेजी अदालतों में सही न्याय न मिलने के कारण संथाल और ज्यादा आक्रोशित हुए। अब इनके पास एक ही विकल्प मात्र बच गया था कि विद्रोह किया जाए, इन दीकुओं को भगाया जाए, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए, ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़कर स्वशासन स्थापित किया जाए, अपना अभुआ राज स्थापित किया जाए। आरसी मजूमदार भी लिखते हैं, संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य शासन का अंत हो गया, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि अंग्रेज अधिकारी उनकी शिकायतों पर तनिक ध्यान भी नहीं देते हैं। तो आप आरसी मजूमदार का ये कोट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के कोट को जब आप अपने उत्तर में डिकोड करेंगे तो औरों से बेहतर आपका उत्तर होगा और एग्जामिनर आपको अधिक मार्क्स देगा। अगला कारण है वस्तु विनिमय प्रणाली। संथाल वस्तु विनिमय प्रणाली का पालन करते थे। उन्हें जमींदारों को नगद भुगतान करने में परेशानी होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे मान लीजिए हमारे पास गेहूं है और आपके पास मान लीजिए कोई दूसरा अनाज है। अब हमको अगर चावल की आवश्यकता होगी और चावल वाले व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता होगी, तो आपस में क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे इन वस्तुओं की। तो ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तुओं की अदला बदली करना। लेकिन जब जमींदारों के द्वारा लगान वसूला गया, और लगान भी कैसा था, नगद,
नगद कर के रूप में इस लगान को लिया जाता था, वस्तु के रूप में नहीं लिया जाता था। तो अब संथालों को जमींदारों को नगद भुगतान करने में परेशानी होती थी। परिणाम स्वरूप उन्हें साहूकारों से अत्यधिक दर पर पैसा उधार लेना पड़ता था, जिसे अंततः उन्हें ऋण दुष्चक्र में भी फंसा दिया गया। ऋण दुष्चक्र में फंसाकर उनकी जमीनों को फिर जबरन साहूकारों जमींदारों के द्वारा छीन लिया गया था। अब इस चक्र से बाहर निकलने और संथालों की पहचान बचाने के लिए ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह करना ही एकमात्र उपाय था। तो ये कुछ कारण हैं संथाल विद्रोह के पीछे। संथाल विद्रोह के पीछे ये सभी कारण पृष्ठभूमि में बन रहे थे। संथाल विद्रोह जो फूटा उसके पीछे का जो तात्कालिक कारण था वो था दरोगा हत्याकांड। महत्वपूर्ण है ये। संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण दरोगा हत्याकांड माना जाता है। जैसे 1857 की क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि में अनेक कारण थे, लेकिन जो तत्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस था। उसी तरीके से संथाल विद्रोह के पीछे के कारण आप देखेंगे तो कई सारे हैं उसकी पृष्ठभूमि में, लेकिन दरोगा हत्याकांड उसका तात्कालिक कारण माना जाता है, जिसमें मामूली चोरी के मामले में दरोगा ने संथालों को गिरफ्तार कर लिया था। तब इसकी प्रतिक्रिया में संथालों ने दरोगा की हत्या कर दी थी और फिर यहीं से शुरुआत होती है संथाल विद्रोह की, जिसका आगे चलकर और अधिक विस्तार होता है। तो ये संथाल विद्रोह के कारण थे। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, प्रश्न यहाँ से लगातार पूछा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में थी। इसको आपको समझाना होता है। जैसे प्रश्न पूछा भी जा चुका है, हमने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले इस प्रश्न को दिखाया था। 43वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। तो इसको अब हम लोग डिटेल में यहाँ देखते हैं। अगर फिर से प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप उसे शानदार तरीके से लिख पाएं। भारत के विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी युद्ध के बाद अनेक सशस्त्र संघर्ष किए और उन संघर्षों में संथालों का संघर्ष अद्वितीय था। स्वतंत्रता प्रिय एवं परंपरागत रीति रिवाजों को दृढ़ता से मानने वाले संथाल जनजातियों के लोग आधुनिक छोटा नागपुर के दक्षिण में बसे हुए थे, किंतु 1793 ईस्वी में गवर्नर कॉर्नवालिस के द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने से संथालों की भूमि जमींदारों की हो गई थी। इस कारण से संथाल राजमहल की पहाड़ियों में चले गए थे और कठिन परिश्रम से उस क्षेत्र को खेती योग्य बनाया, परंतु इस पर भी जमींदारों ने अपना दावा किया। साथ ही साहूकारों और पुलिस अधिकारियों का अत्याचार भी चरम पर था। इस बात को हमने टॉपिक की भूमिका को जब हम देख रहे थे तब इस बात को हमने वहां समझा था, संथाल विद्रोह के पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी। उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि संथाल पहले छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में बसे हुए थे। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है, जिससे ये जो भूमि होती है वो जमींदारों को दे दी जाती है। इस कारण से संथाल अब इस क्षेत्र से निकलकर राजमहल की पहाड़ियों में चले जाते हैं। वहां पर कठिन परिश्रम से उस पहाड़ी भूमि को खेती योग्य बनाते हैं। खेती योग्य जब वे बना लेते हैं, भूमि उपजाऊ हो जाती है, तो फिर से उस भूमि पर भी जमींदारों के द्वारा दावा किया जाता है। साहूकार और पुलिस अधिकारियों के द्वारा अत्याचार करके उन भूमियों को भी संथालों से छीन लिया जाता है। ऊंचे कर लगाकर उनको ऋणजाल में फंसाया जाता है। इन्हीं अत्याचारों ने भयंकर असंतोष का रूप ले लिया, जो 1855-56 में एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें भागलपुर, मानभूमि व राजमहल के जनजातियों ने भाग लिया। लगभग 400 गांवों के 10,000 संथाल धनुष, तीर, भाला, तलवार जो भी परंपरागत हथियार थे, हथियारों के साथ भगनीडीह गांव में 23 जून 1855 को एकत्र हुए और 4 सहोदर भाइयों सिद्धू, कान्हो, चांद व भैरव और 2 बहनों फूल व झरनों के नेतृत्व में स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नारा दिया गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार, थानेदार, हकीम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया है। संथालों ने ब्रिटिश किलों, दफ्तरों, टेलीग्राफ, रेलवे, बगानों, खदानों और कारखानों को निशाना बनाया। साथ ही दमनकारी दिकवों यानी जो बाहरी लोग थे, जमींदार, साहूकार, महाजन और सरकारी अधिकारियों पर हमले किए। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि कैसे जमींदारों, महाजनों और पुलिस अधिकारियों के द्वारा संथालों का लगातार शोषण किया गया और इसी शोषण का परिणाम था ये संथाल विद्रोह जो 1855 में शुरू होता है। इस विद्रोह में लगभग 400 गांवों के 10,000 संथाल पारंपरागत हथियारों के साथ पहली बार भगनीडीह नामक गांव में 30 जून 1855 को सिद्धू, कन्नू, चांद, भैरव के नेतृत्व में एकत्रित होते हैं और विद्रोह की शुरुआत करते हुए घोषणा करते हैं कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार, थानेदार, हकीम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया है।
संथालों के द्वारा ब्रिटिश किलों, दफ्तरों, रेलवे, बगानों, खदानों, कारखानों को निशाना बनाया जाता है, इन पर हमले किए जाते हैं और इसके साथ ही जो शोषणकर्ता होते हैं, जैसे जो बाहरी लोग थे जिनको दिकुए कहते थे, संथाल जमींदार थे, साहूकार, महाजन थे, सरकारी अधिकारी थे, इन पर हमला किया जाता है। निराश और व्यथित संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध किया और सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में लगभग 60,000 संथालों की सेना बनाई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इन्होंने नारा दिया, जमींदार, महाजन, पुलिस और कर्मचारियों का नाश हो। कुछ ही समय में आंदोलन ने भयंकर रूप ले लिया एवं जमींदारों, महाजनों एवं अधिकारियों की क्रूर हत्याएं की गई। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में संगठित रूप से इतनी विशाल सेना औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध खड़ी हुई थी। आंदोलनकारियों ने भागलपुर एवं राजमहल के बीच रेल व डाक सेवाओं को खत्म कर दिया था। ब्रिटिश अधिकारी मेजर बारो को संथालों ने पीरपैंती के मैदान में पराजित भी किया था। तो मेजर बारो को संथालों के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन संथालों ने पीरपैंती के मैदान में मेजर बारो को भी पराजित कर दिया था। सरकार ने भी इस विद्रोह का बाद में कठोरता से दमन किया। कैप्टन फगान के नेतृत्व में पैलापुर नामक स्थान पर हुए मुठभेड़ में कान्हू सहित संथालों के कई प्रमुख नेताओं को मारा गया। सिद्धू को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। जब विद्रोह निरंतर बढ़ने लगता है तो अंग्रेजों के द्वारा भी अब इस विद्रोह को दमित करने के लिए कठोर निर्णय लिए जाते हैं। कठोरता के साथ इस विद्रोह को अब अंग्रेजों के द्वारा दमित किया जाता है। कैप्टन फगान के नेतृत्व में पैलापुर नामक स्थान पर हुए मुठभेड़ में कान्हू सहित संथालों के कई प्रमुख नेता मारे जाते हैं। सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार के द्वारा मार्शल लॉ यहाँ लागू किया जाता है और अनेक संघर्ष के बाद धीरे धीरे इस विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा अब दबाया जाने लगता है। विद्रोह अब शिथिल होने लगता है। इस विद्रोह में लगभग 10,000 संथाल मारे गए। अंततः ब्रिटिश के अत्यंत दमनकारी प्रयास से फरवरी 1856 तक संथाल विद्रोह का अंत कर दिया जाता है, इसको दमित कर दिया जाता है। इस विद्रोह के बाद संथाल क्षेत्र का शासन सीधे भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इस क्षेत्र को संथाल परगना नाम दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र को बहिर्गत क्षेत्र यानी एक्सक्लूडेड एरिया का मतलब होता है कि अब इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश नियंत्रित किया जाता है। बाहरी लोगों के प्रवेश को यहाँ पर रोका जाता है, जिससे दिकुओं के प्रवेश और गतिविधियों पर नियंत्रण हुआ। इससे संथाल आदिवासियों को सुरक्षा की भावना भी मिली। इस प्रकार संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले का सबसे ज्यादा उग्र आंदोलन था। इस विद्रोह को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसका दमन करने के लिए ब्रिटिश शासन को अत्यंत कठोर प्रयास करना पड़ा था। तो हमने इस पूरे प्रकरण को देखा, संथाल विद्रोह को, कि कैसे संथालों का शोषण किया गया। फिर संथाल विद्रोह जब भड़का तो बड़ी संख्या में संथालों ने पहली बार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध इकट्ठा हुए। लगभग 60,000 संथालों की सेना यहाँ पर बनाई गई थी, जिसमें महिलाएं, किसान, बच्चे ये सभी शामिल थे। और यहाँ पर घोषणा की गई थी कि जमींदार, महाजन, पुलिस और कर्मचारियों का नाश हो। इस तरह निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले ये संथाल विद्रोह ही था जिसने एक संगठित रूप से इस विशाल सेना के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया था। कार्ल मार्क्स ने भी इस बात को स्वीकार किया और अपनी पुस्तक द कैपिटल में इसका वर्णन किया। कार्ल मार्क्स ने भी संथाल हूल को भारत की प्रथम जनक्रांति के रूप में प्रतिष्ठित किया। अपनी पुस्तक द कैपिटल में इसकी विस्तृत चर्चा की है। संथाल विद्रोह के दमन के बावजूद इसने आदिवासी पहचान बढ़ाने और भविष्य की जनजाति विद्रोह एवं संपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत बना। तो कार्ल मार्क्स की ये लाइन आप लोग जरूर लिखिएगा जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए। संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति के रूप में कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द कैपिटल में प्रतिष्ठित किया और इसकी व्यापक चर्चा भी की। तो इस तरीके से आई होप अब आप इस प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से लिख पाएंगे। आपको इस विद्रोह की पहले पृष्ठभूमि में जाना है, कैसे ये विद्रोह शुरू होता है, फिर इस विद्रोह की व्यापकता को दिखाना है। इस व्यापकता को दिखाने के बाद आपको अंतिम रूप से इस कंक्लूजन में पहुंच जाना है कि 1857 की क्रांति से पहले हम कह सकते हैं कि संथाल विद्रोह सबसे उग्र और सबसे तीव्र प्रथम प्रतिक्रिया थी, जो संगठित रूप से इतनी विशाल सेना के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भिड़ी थी। फिर कार्ल मार्क्स का एक कोटेशन देते हुए अपने उत्तर को आप समाप्त करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संथाल विद्रोह के परिणाम क्या निकले। यद्यपि संथाल विद्रोह को ब्रिटिश शासन द्वारा अत्यंत कठोरता के साथ दमन कर दिया गया, जिससे संथाल विद्रोह के पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका, तो परिणाम में हम एक भूमिका बनाते हुए लिखेंगे कि संथाल विद्रोह को ब्रिटिश शासन के द्वारा अत्यंत कठोरता के साथ दमन कर दिया गया था, जिससे संथाल विद्रोह के जो उद्देश्य थे वो
पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सके, लेकिन फिर भी उसके तत्कालिक व दीर्घकालिक दोनों ही परिणाम देखे जा सकते हैं, जिससे ब्रिटिश प्रशासनिक और सैन्य रणनीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इन बदलावों के परिणाम में पहला है, विद्रोह समाप्ति के बाद सरकार ने संथाल हुल क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक पद्धति के तहत भागलपुर एवं वीरभूम के कुछ क्षेत्र को काटकर संथाल परगना जिला बनाया गया। दूसरा इसका परिणाम आप देखेंगे, पुलिस नियमावली 1856 के अंतर्गत एक विनियमन लागू किया गया, जिसके माध्यम से संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जिसमें सामान्य कानून लागू नहीं होता था। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रख लीजिए, प्रश्न कारण और परिणाम से लगातार पूछे गए हैं। तो परिणाम में आप पहला बताएंगे कि विद्रोह के पश्चात सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार किया और संथाल बहुल क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक पद्धति के तहत भागलपुर और वीरभूम के कुछ क्षेत्र को अलग करके संथाल परगना जिला बनाया। पुलिस नियमावली 1856 के अंतर्गत एक नियम लागू किया, जिसके माध्यम से जो संथाल परगना जिला बनाया गया था, इसको नॉन रेगुलेशन जिले के रूप में घोषित किया गया, जिसमें सामान्य कानून लागू नहीं होते थे। संथाल परगना के लिए भागलपुर में कमिश्नर के अधीन एक डिप्टी कमिश्नर का अलग से पद सृजित किया गया। ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई और ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधी अधिकार दिए गए, यानी संथालों की जो पुरानी परंपरागत प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना थी उसको फिर से बहाल किया गया। संथाल क्षेत्र की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जिसको माझी कहते थे, इसको फिर से बहाल किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 बनाया गया, जिसका उद्देश्य संथालों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना और गैर आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण को रोकना था और उनकी पारंपरिक भूमि काश्तकारी को मान्यता देना था। यानी संथाल विद्रोह तात्कालिक रूप से भले ही वो निष्फल हुआ हो, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उन्होंने समझा कि हम जनजातियों के विद्रोह को लंबे समय तक रोक नहीं सकते हैं, इसलिए हमें कुछ सकारात्मक कदम उठाने ही पड़ेंगे। ऐसे में ब्रिटिश प्रशासन ने विद्रोह के पीछे के कारणों को समझा और फिर उनके निवारण के लिए इस तरीके के सकारात्मक कदम उठाएं, ताकि फिर से इतना व्यापक स्तर पर विद्रोह न हो सके। राइट। बिचौलियों को खत्म करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनजातीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जॉर्ज यूले के नेतृत्व में एक नई पुलिस व्यवस्था को भी शुरू किया गया था। तो ये संथाल विद्रोह के कुछ परिणाम हैं। संथाल विद्रोह तात्कालिक रूप से भले ही असफल हो गया हो, भले ही उसका ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा दमन कर दिया गया हो, लेकिन अंतिम रूप से इन परिणामों को देखकर हम संथाल विद्रोह को पूर्ण रूप से असफल विद्रोह नहीं कह सकते हैं। उसकी सफलता में इन परिणामों को आप देख सकते हैं कि कैसे बाद में सरकार ने अपनी गलती को स्वीकारा और ये सभी सकारात्मक कदम उठाएं। संथाल विद्रोह के महत्व को अब एक बार देख लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक जो चला, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ किए गए संघर्षों में एक महत्वपूर्ण घटना है। विशेषकर आदिवासी आंदोलनों के संदर्भ में संथाल विद्रोह की जांच कई दृष्टिकोणों में हम कर सकते हैं, इसके महत्व को देख सकते हैं। पहला है, यह पहला विद्रोह था जिसने स्वराज या स्वशासन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। हमने पहले ही बताया था इसके उद्देश्यों में। इसका एक उद्देश्य था अभुआ राज स्थापित करना, यानी अपने परंपरागत नियम और कानूनों के द्वारा जो है स्वशासन स्थापित करना। तो ये पहला विद्रोह था जिसने स्वराज या स्वशासन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलनों का भी उद्देश्य बन गया था। संथाल विद्रोह आदिवासी पहचान, अधिकारों और स्वायत्ता का एक महत्वपूर्ण दावा था। बाद में कई जनजातीय विद्रोह हुए, उन विद्रोहों ने इस संथाल विद्रोह से प्रेरणा ली और अपनी आदिवासी पहचान, अधिकार और स्वायत्ता के लिए ब्रिटिश प्रशासन, जमींदार, साहूकार और जो भी शोषकर्ता थे उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। भविष्य के आदिवासी आंदोलनों के लिए प्रेरणा का ये स्रोत रहा। संथाल विद्रोह ने भारत के भविष्य के आदिवासी और किसान आंदोलनों को प्रेरित किया। इसने उत्पीड़न और शोषण के सामने आदिवासी समुदायों के साहस को भी उजागर किया। संथाल विद्रोह भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए शक्ति व प्रेरणा का स्रोत भी बना रहा। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द कैपिटल में लिखा है कि संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया, किंतु शाहफोर्ड आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बना। तो कार्ल मार्क्स ने भी अपनी पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया कि भले ही संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन को नहीं उखाड़ पाया, किंतु ये आने वाले जो विद्रोह, आने वाले जो आंदोलन थे, उनकी शक्ति और प्रेरणा का स्रोत जरूर बना था। और उनमें से कार्ल मार्क्स ने एक आंदोलन का जिक्र भी किया, शाहफोर्ड आंदोलन। तो शाहफोर्ड आंदोलन जो संथाल विद्रोह के बाद होता है, कार्ल मार्क्स ने माना कि संथाल विद्रोह शाहफोर्ड आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बना था। औपनिवेशिक नीतियों में सकारात्मक बदलाव देखे गए। इस विद्रोह का आदिवासी क्षेत्र के जो प्रति ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों पर सीधा प्रभाव पड़ा, क्योंकि विद्रोह समाप्ति के बाद 1856 में संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य संथालों को स्वायत्ता और बेहतर शासन प्रदान करना था।
तो ये आप महत्व बता सकते हैं संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह अन्य विद्रोहों से कैसे भिन्न था, अब हम इस बात की पड़ताल करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। अभी तक संथाल विद्रोह में ये प्रश्न नहीं बना है और मुझे संभावना है कि अब प्रश्न जो नया बनेगा संथाल विद्रोह से, ये प्रश्न बन सकता है कि संथाल विद्रोह अन्य विद्रोहों से कैसे भिन्न था। संथाल विद्रोह कई महत्वपूर्ण मायने में अन्य समकालीन आंदोलनों से अलग था, जो निम्नवत है। पहला, संगठित आंदोलन। संथाल विद्रोह एक संगठित आंदोलन था। सिद्धू कन्हू के कुशल नेतृत्व से थोड़े समय में ही लगभग 60,000 संथालों की सेना तैयार कर ली गई थी। यदि हम उस समय के स्वतः स्फूर्त आंदोलनों पर नजर डालें तो पाएंगे कोई भी आंदोलन संथाल विद्रोह जितना सुव्यवस्थित नहीं था। इस विद्रोह में पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में जिस तरीके की एकजुटता इन सभी ने दिखाई, एकता का यह स्तर भी इसे अन्य विद्रोहों से अलग बनाता है। तो आप पहला कारण लिखेंगे इसका संगठित होना। ये पहली बार देखा गया औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध कि इतना संगठित आंदोलन इतनी बड़े स्तर पर होता है, इतनी विशाल सेना जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करती है। इसीलिए हम इस संथाल विद्रोह को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध पहली तीव्र उग्र प्रतिक्रिया के रूप में भी जानते हैं, राइट। तो ये पहला संगठित आंदोलन था जिसमें हम देखते हैं लगभग 60,000 संथालों ने हिस्सा लिया था। 60,000 संथालों की एक सेना बनाई गई थी जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल थे। इन सभी ने एकजुटता का एक अग्रिम उदाहरण पेश किया। ये उदाहरण भी इस विद्रोह को अलग बनाता है अन्य विद्रोहों से। हथियारों और रणनीतियों के प्रयोग में भी ये अन्य आंदोलनों, अन्य विद्रोहों से अलग था। अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों व तोपों के खिलाफ संथालों ने पारंपरिक हथियारों, धनुष व तीर का उपयोग करने के बावजूद भी उनकी जो गोरिल्ला पद्धति रणनीति थी, उन्हें बिहार में अंग्रेजों पर बढ़त दिलाई, राइट। तो अंग्रेजों के आधुनिक हथियार थे, तोपे थे, और वहीं दूसरी तरफ संथाल पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे, भाला, तीर, तलवार से। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके हथियार और उनकी जो रणनीति, खासकर जो गोरिल्ला युद्ध करने की जो उनकी रणनीति थी, उन्हें अंग्रेजों से जो है बढ़त दिलाई। और कई बार देखा गया संथाल जो है वो अंग्रेजों पर भारी भी पड़े। और उदाहरण के लिए यहाँ आप दिखा भी सकते हैं कि मेजर बारो को जो है पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित भी किया था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विकास के रूप में भी ये आंदोलन देख सकते हैं, जो अन्य जनजाति विद्रोह से इसको अलग बनाता है। इस विद्रोह ने एकता की भावना को बढ़ावा दिया। इसे दमनकारी ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए बड़े युद्ध की शुरुआत के रूप में देखा गया। यानी संथाल विद्रोह ने यह दिखा दिया कि अगर ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति से अगर लड़ना है, इसको खत्म करना है, तो एक बड़े युद्ध की आवश्यकता होगी। तो बड़े युद्ध की शुरुआत के रूप में इसे देखा गया। फलस्वरूप यह विद्रोह 1857 की क्रांति जैसे आगे के संघर्ष के लिए लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत के रूप में बना रहा। जनजातीय लोगों की पहचान के संदर्भ में आप इस विद्रोह को अन्य विद्रोहों से अलग रख सकते हैं। संथाल विद्रोह ने आधुनिक संथालों को जन्म दिया। इसने जनजातीय लोगों को अपनी संस्कृति और परंपरा को किसी भी प्रकार के विनाश और हस्तक्षेप से बचाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। तो ये विद्रोह जो है, आने वाले जो जनजातीय विद्रोह हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए संघर्ष किया, तो उस संघर्ष की जो प्रेरणा है वो इस संथाल विद्रोह से ही उन विद्रोहों को मिली थी, राइट। तो जनजातीय लोगों की पहचान के संदर्भ में भी ये संथाल विद्रोह महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सफल आंदोलन के रूप में भी हम इसको देखते हैं। यद्यपि इस विद्रोह में संथालों की हार हुई, किंतु इसके बावजूद अंग्रेजों ने अपनी गलती स्वीकार की। अतः विद्रोह पश्चात संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया और बाद में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम भी बनाया गया, जिसका उद्देश्य संथालों के अधिकारों को सुरक्षित करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें स्वायत्त व बेहतर प्रशासन प्रदान करना था। तो इस तरह हमने ये भी जाना कि कैसे संथाल विद्रोह अन्य विद्रोहों से भिन्न था, जिसमें पहला संगठित आंदोलन था ये। दूसरा हमने देखा कि कैसे हथियार और रणनीति के प्रयोग में ये अन्य विद्रोहों से अलग था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विकास में जनजाति लोगों की पहचान और एक सफल आंदोलन के रूप में भी इस विद्रोह को हमने यहाँ पर समझा। निष्कर्ष में अब हम देख लेंगे, इस पूरे टॉपिक के निष्कर्ष को समझेंगे। इस प्रकार संथाल विद्रोह अपने स्वराज के उद्देश्य को प्राप्त करने में भले ही विफल रहा हो, किंतु इसने भविष्य के आदिवासी विद्रोह जैसे बिरसा मुंडा आदि के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए भी शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बना, जिनका उद्देश्य स्वशासन या स्वराज प्राप्त करना था। तो निष्कर्ष हमेशा एक सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से भविष्य लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए संथाल विद्रोह में आप इस बात को दिखा सकते हैं कि संथाल विद्रोह जो स्वराज स्वशासन के लिए लड़ा था, भले ही वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका, किंतु भविष्य के आदिवासी विद्रोह, उदाहरण दे सकते हैं बिरसा मुंडा, ये सभी जो विद्रोह बाद में हुए और उसके साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए,
इन आंदोलनों, इन विद्रोहों के लिए संथाल विद्रोह शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बना, जिनका उद्देश्य स्वशासन या स्वराज प्राप्त करना था। आरसी मजूमदार ने भी लिखा। अब इस लाइन को लिखने के साथ ही अपने प्रश्न के उत्तर को अंत करेंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। और ऐसी लाइन लिखकर जब आप अपने कंक्लूजन को प्रेजेंट करते हैं तो आपको एग्जामिनर अधिकतर मार्क्स देने के लिए मजबूर होता है। तो आरसी मजूमदार की लाइन याद रखिएगा, संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, किंतु शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना हो गया। राइट। तो इस तरीके से हमने संथाल विद्रोह के सभी डायमेंशन को डिटेल में पढ़ा। अब अगर किसी एक डायमेंशन से भी प्रश्न एग्जामिनर आपसे शॉर्ट पूछ लेता है तब भी आप उसे लिखने की स्थिति में होंगे, क्योंकि हमने इसके कारणों को डिटेल में पढ़ा, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में इसको डिटेल में देखा, इसके परिणाम प्रभावों को डिटेल में देखा, महत्व को डिटेल में पढ़ा, और संथाल विद्रोह अन्य विद्रोहों से कैसे भिन्न था इसको भी हमने बहुत ही विस्तार में देखा। अब आपको करना क्या है, पिछले वर्षों के प्रश्नों को उठाना है, संथाल विद्रोह से जितने भी प्रश्न बने हैं उन पर सिनॉप्सिस तैयार करने हैं और एक दो प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए लिख भी लेना है। बाकी जो संकल्प बैच से बच्चे जुड़े हुए हैं उनको अभ्यास प्रश्न के रूप में इस टॉपिक से जो प्रश्न दिए जाएंगे उन्हें उनको लिखना होगा। बाकी जो बच्चे इस संकल्प बैच से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। 70 बीपीएससी मेंस या आगामी 71 बीपीएससी मेंस के लिए एक नॉमिनल फीस केवल 499 में। इस बैच से जुड़ने पर आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ अवेलेबल होगा, साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। 6306473800 नंबर है, यहाँ पर कॉल मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इस नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर अपनी पेमेंट रिसीविंग के साथ अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा, आपको इस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़िए, जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।